बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली। अब ओलिगोपॉली मैम हमारे एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें हम इतने सारे मॉडल्स और इतने सारे मेथड्स पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, बिकॉज उन मॉडल्स या उन अप्रोचेस के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ओलिगोपॉली के केस में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। एंड यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कॉर्नट मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस वाले सेशन को भी डेफिनेटली आप देख लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG Adda 24/7। दिस इज प्रिया, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर इकोनॉमिक्स। एंड बात करने वाले हैं कॉर्नट मॉडल के बाद से आज हम पढ़ेंगे हमारे बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली को। अब देखो, ओलिगोपॉली मार्केट के बारे में आपको पता है, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए फ्यू फर्म्स होती हैं, ओके, लेकिन ये जो फ्यू फर्म्स हैं बहुत बड़ी बड़ी लीडिंग डोमिनेटिंग फर्म्स होती हैं एंड इनका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकता है या डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। अब ओलिगोपॉली मार्केट में जब हम पढ़ते हैं कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे कॉर्नट मॉडल जिसे मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिया। आज हम एक और दूसरे मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली। अब देखो, ये जो मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया? इट वॉज गिवन बाय जोसेफ बर्ट्रांड, इसलिए इस मॉडल का नाम है बर्ट्रांड मॉडल ऑफ डुओपॉली भी आप इसे कह सकते हो, बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली भी कह सकते हो, या सिंपली आप इसे बर्ट्रांड मॉडल भी कह सकते हो। ओके, कब दिया गया? 1883 में दिया गया। अब अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा, आप इसे बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली भी बोल सकते हो या बर्ट्रांड मॉडल ऑफ डुओपॉली भी बोल सकते हो। ओके, ये समझ में आ गए। अब हमें ये पता है कि जब भी हम किसी मॉडल को पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो वहां पर कुछ ना कुछ चीजें हम अज्यूम करके चलते हैं। तो ये समझते हैं कि जो बर्ट्रांड मॉडल है इसमें जोसेफ बर्ट्रांड ने क्या क्या अज्यूम करा था। तो सबसे पहले बच्चे उन्होंने माना था कि यहाँ दो ही फर्म्स हैं, यानी कि लेट्स से एक फर्म ए है और एक फर्म बी है, और यही दो फर्म्स यहाँ पर ये जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है सिर्फ दो ही फर्म्स इसका प्रोडक्शन करती हैं। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माना गया दो ही फर्म्स हैं, तो जब भी दो ही फर्म्स होती हैं उसी केस को हम डुओपॉली कहते हैं, इसीलिए इस मॉडल का नाम बर्ट्रांड मॉडल ऑफ डुओपॉली भी है। ओके, क्या माना इन्होंने कि दोनों ही फर्म्स का प्रोडक्ट होमोजीनियस है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट ये फर्म ए और फर्म बी बना रहे हैं इनका प्रोडक्ट बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, फिर क्या माना गया है? दोनों की ही जो मार्जिनल कॉस्ट है वो आइडेंटिकल है, सेम है, और मार्जिनल कॉस्ट कैसी है? कांस्टेंट है। और क्या माना गया है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर माना गया है कि जो फर्म है उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी अनलिमिटेड है, मतलब वो कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे जो की पॉइंट है जिसके बिना ये मॉडल इनकम्प्लीट है, कि यहाँ हर एक फर्म को ये लगता है कि मैं अपना प्राइस कितना ही क्यों ना बदल लूँ या कितना ही क्यों ना चेंज कर दूँ, मेरी राइवल फर्म अपने प्राइस को चेंज नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ए को लगता है कि मैं अपना प्राइस कितना ही चेंज क्यों ना कर दूँ, मेरी राइवल फर्म यानी कि फर्म बी यहाँ पर अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। सिमिलरली फर्म बी को लगता है मैं अपना प्राइस को कितना ही चेंज क्यों ना कर लूँ, मेरी जो राइवल फर्म है यानी कि फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों ही फर्म्स इंटरडिपेंडेंसी को इग्नोर कर रही हैं। ओके, एंड हर एक फर्म ये मान रही है कि मैं कुछ भी करूं, प्राइस कितना ही चेंज क्यों ना करूं, मेरी राइवल फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगी। तो ईच फर्म अज्यूम्स दैट द अदर फर्म विल नॉट चेंज द प्राइस। दूसरी फर्म, हर एक फर्म को लगता है कि दूसरी फर्म, मेरी राइवल फर्म, अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। ये की फैक्ट है हमारे इस मॉडल का। जबकि कॉर्नट मॉडल में की फैक्ट क्या था कि वहां पर हर एक फर्म को ये लगता था मेरी राइवल फर्म अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखेगी। यहाँ पर हमारा फोकस किस चीज पे? प्राइस को कांस्टेंट रखने पे। ओके, अब देखो, बर्ट्रांड मॉडल को समझना इज वेरी 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 सिंपल। बस 2 मिनट एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी, उस एग्जांपल को आपको समझना है। ठीक है, लेट्स से भाई यहाँ पर है हमारे पास हमारी फर्म ए। ठीक है मैम, अभी लेट्स से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फर्म ए ही, अभी फर्म बी की एंट्री ही नहीं है। अभी फर्म ए क्या करती है? ये कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, प्रोडक्शन कर रही है, ये कोई प्रोडक्ट बनाती है, और अभी क्योंकि मार्केट में सिर्फ यही फर्म है, दूसरी फर्म ही नहीं है, तो ये फर्म ए क्या करती है? ये अच्छा खासा प्राइस चार्ज करती है, मोनोपोली प्राइस चार्ज करती है। ओके, एंड पूरी की पूरी जो मार्केट डिमांड है उसे मीट करती है, यानी कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की जितनी भी डिमांड है उसे यही मीट करी और उसके लिए मोनोपोली प्राइस चार्ज करे। भी फर्म भी यहाँ पर नहीं आई है। अब मान लीजिए कि एंट्री हो जाती है कुछ समय बाद यहाँ पे फर्म बी की। ठीक है,
अब जब फर्म बी की एंट्री होती है तो फर्म बी ये सोचती है कि मेरी जो राइवल फर्म है उसने तो अपना प्राइस जो रखा है वो उसको वही रखने वाली, यानी कि इसका प्राइस जो चार्ज कर रही है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ये अपना प्राइस चेंज नहीं करेगी। क्यों ना मैं अपना प्राइस फर्म ए के प्राइस से थोड़ा कम सेट कर दूं। तो यहाँ पर फर्म बी एंटर करती है मार्केट में और वो फर्म ए के प्राइस से अपने प्राइस को कम रखती है। ये सोचकर फर्म बी क्या सोचकर थिंक्स, फर्म बी को लगता है दैट फर्म ए will keep its price constant। ठीक है, तो ये सोचकर कि मेरी राइवल फर्म का जो प्राइस है वही चलने वाला है, वो उसे कांस्टेंट रखने वाली है, फर्म भी अपना प्राइस फर्म ए के प्राइस से थोड़ा कम सेट कर देती है। अब होगा क्या, दोनों का प्रोडक्ट होमोजीनियस है। अब क्योंकि फर्म बी का प्राइस कम है तो पूरी की पूरी मार्केट डिमांड फर्म बी की तरफ चली जाती है एंड फर्म ए की सेल हो जाती है 0। तो पूरी की पूरी मार्केट डिमांड को अब कौन मीट करने लग गई है, फर्म बी। अब फर्म ए क्या करेगी, अब बच्चे फर्म ए सोचेगी, क्या सोचेगी फर्म ए, फिर से फर्म ये सोचेगी कि ठीक है मेरी राइवल फर्म यानी कि फर्म भी जो प्राइस चार्ज कर रही है, जो भी अभी ये प्राइस चार्ज कर रही है इसका प्राइस इतना ही रहने वाला है। अब फर्म ए ने ऐसा सोचा और फर्म ए सोचेगी कि मैं इसके प्राइस से अपना प्राइस थोड़ा कम कर देती हूँ। तो अब क्या हुआ, फर्म ए ने अपना प्राइस कम कर दिया फर्म बी के प्राइस से, ये सोच के कि फर्म बी अपना प्राइस कॉन्स्टेंट रखेगी। फिर इस पर फर्म बी रिएक्ट करेगी, फर्म बी क्या करेगी, वो भी सोचेगी कि भाई राइवल फर्म का भी जितना प्राइस चल रहा है वो उतना ही रखने वाली है, क्यों ना मैं इस फर्म ए के प्राइस से अपने प्राइस को कम रख दूँ। ओके तो देखो यहाँ पर क्या चल रही है, प्राइस वॉर चल रही है, दोनों ही फर्म्स के बीच में चल रही है प्राइस वॉर, यानी कि ये अपना प्राइस सामने वाले से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अज्यूम कर कि वो जो फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखने वाली है। तो ये कब तक चलता रहेगा, क्या ये लोग इसी तरीके से प्राइस वॉर करते रहेंगे, क्या प्राइस को अंडरकट करते रहेंगे? इसका सोल्यूशन क्या है बच्चे, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि एंड में अगर हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करें कि मैम हमें इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, कब तक ये दोनों फॉर्म्स ऐसे ही प्राइस को कट करती रहेंगी। अब ध्यान से सुनना बच्चे, कोई तो ऐसा लेवल होगा ना जिसके बियॉन्ड जाकर अपने प्राइस को और ज़्यादा कोई भी फर्म कम नहीं कर सकती, कुछ तो ऐसा होगा ना। अब देखो कोई भी फर्म नुकसान तो नहीं चाहेगी अगर वो प्रोडक्शन करे, तो वो कौन सा लेवल है जहाँ तक ही अपने प्राइस को लोअर ला सकते हैं या जहाँ तक कम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो ध्यान से सुनना बच्चे, फर्म ए भी अपने प्राइस को तब तक ही कम कर सकती है जब तक उसकी प्राइस उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, और सिमिलरली अगर फर्म बी भी अपना प्राइस कम कर रही है तो वो तब तक ही कर सकती है जब तक उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए। तो एंड में हमें इक्विलिब्रियम प्राइस क्या मिलते हैं, बर्ट्रांड मॉडल के अनुसार हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होते हैं कि दोनों ही जो फर्म्स हैं वो सेम प्राइस चार्ज करती हैं, जो प्राइस फॉर्म ए चार्ज करी और जो फॉर्म बी चार्ज करी। इक्विलिब्रियम हमें कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर फॉर्म ए और फॉर्म बी का प्राइस बराबर हो जाए, सेम हो जाए, और ये किसके बराबर होगा, मार्जिनल कॉस्ट के। अब आप चाहे से फॉर्म ए की मार्जिनल कॉस्ट बोलो चाहे फॉर्म बी की, क्योंकि दोनों की ही मार्जिनल कॉस्ट सेम ही है, बराबर ही है। तो बर्ट्रांड इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है कि एंड में हमें इक्विलिब्रियम वहाँ मिलेगा जहाँ दोनों ही फर्म्स सेम प्राइस चार्ज करें और वो बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, क्योंकि उससे ज़्यादा वो प्राइस को लो नहीं कर सकती हैं। एंड मैम व्हाट अबाउट आउटपुट, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारा कैसा होगा, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में कहा गया है कि देखो यहाँ पर जितना मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट जितना है उसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो यानी कि जितनी भी डिमांड है उतना पूरा का पूरा प्रोडक्शन होगा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। और आपको पता है इसी मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट को हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट कंपटीशन वाला आउटपुट। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के केस में जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट होता है, तो इसी को मैं परफेक्ट कंपटीशन वाला आउटपुट भी बोल सकती हूँ। अब एक की वर्ड आपको याद रखना है, क्या कि आप कह रहे हो कि बर्ट्रांड इक्विलिब्रियम के अनुसार दोनों ही फर्म सेम प्राइस चार्ज करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। और इक्विलिब्रियम आउटपुट के बारे में कहा गया कि टोटल जितनी मार्केट डिमांड है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर रही हैं दोनों फर्म्स मिलकर, और उसी मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट को हम परफेक्ट कंपटीशन वाला आउटपुट भी कह रहे हैं। अब देखो इसमें से क्या होगा, जितना भी यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से आधा करेगी फर्म ए, लेट्स से अगर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है तो 50 ये कर रही है और 50 ये कर रही है, ठीक है। तो जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से आधा एक फर्म और आधा दूसरी फर्म करिए, हाफ हाफ डिवीजन हो रखा है। ओके, अब यहाँ पर एक आपको छोटी सी बात क्या याद रखनी है कि बर्ट्रांड इक्विलिब्रियम जो अभी अभी हमने समझा, बर्ट्रांड इक्विलिब्रियम के अनुसार जो फर्म्स हैं वो परफेक्ट कंपटीशन वाला प्राइस चार्ज कर रही हैं
और परफेक्ट कंपटीशन ही वाला वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। क्यों? देखो ये तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दोनों फर्म्स मिलकर प्रोड्यूस करी है, उसी को हमने परफेक्ट कंपटीशन वाला आउटपुट का। और देखो दोनों ही फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट के बराबर प्राइस चार्ज करी हैं, ऐसा भी तो परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है। इसीलिए हमने कहा बर्ट्रांड इक्विलिब्रियम जो हमें मिला है उससे हमें ये समझ में आता है कि फर्म्स क्या प्रोडक्शन करें परफेक्ट कंपटीशन वाले आउटपुट यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट को एट परफेक्ट कंपटीशन वाले प्राइस को चार्ज करें विच इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। आई होप यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। एंड यही सेम चीज़ यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा दी, बिकॉज मुझे लगता है कि जब लिखकर चीज़ें समझाई जाती हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे हो पाती है। विद दिस आपका बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली हो जाता है कंप्लीट। बट इसी तरीके से अगर आप पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको किसी भी पॉइंट पे CUDPG इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करते हुए कोई भी डाउट्स होते हैं, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, सारे अपडेट्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाया, अगर आपको समझ में आया हो, सेशन अच्छा लगा और आप चाहते हो कि इसी तरीके से आप पूरा का पूरा सिलेबस मेरे साथ कवर करना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर अल्टीमेट 3.0 बैच अवेलेबल है। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस आ चुके हैं और ये हमारा लास्ट बैच है, इसके बाद से बैचेस नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी एडमिशन फुल हो चुके हैं। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। 14 अगस्त से 14 अगस्त से ही आपका बैच शुरू हो रहा है, जल्दी से एनरोल कर लो, जिसमें आपको ये सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर अभी इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल ओकेजन पर आप एनरोल करते हो तो आपको बैच मिल जाएगा 55% डिस्काउंट के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर। लेकिन अगर आप मान लो बैच की जगह आप इकोनॉमिक्स के महापैक में, ये जो इकोनॉमिक्स का महापैक है जिसमें आपको सारे बैचेस एक साथ मिल जाते हैं, तो अगर आप इकोनॉमिक्स महापैक में एनरोल करते हो तो महापैक में आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी, यानी कि 2 साल के लिए 2028 तक के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगी। और चाहे आप अल्टीमेट 3.0 लो, चाहे इकोनॉमिक्स का महापैक लो, सभी पर आपको अभी मॉक टेस्ट जितने भी हैं वो फ्री मिल रहे हैं। तो ये सभी बेनिफिट्स अभी के लिए ही लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हैं, तो जल्दी से जाकर आप एनरोल कर सकते हो, या तो अल्टीमेट 3.0 बैच में या इकोनॉमिक्स महापैक में। बैच में एनरोल करना हो, कोई भी क्वेरी हो या अदरवाइज गाइडेंस चाहिए हो एग्जाम रिलेटेड, दिस इज माई ऑफिशियल ईमेल ID, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड जब भी किसी भी बैच में एनरोल करें PY19 ये कोड अप्लाई कर लेना, इससे आपको बैच प्राइस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे अभी मिल जाएगा आपको 55% डिस्काउंट। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली क्लियर हो गया। और अगर आप चाहते हो कि बर्ट्रांड मॉडल ऑफ ओलिगोपॉली को न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझना है, ये भी आप जानना चाहते हो, तो कमेंट करके बता देंगे, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उस पर लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में।